संधि। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि संधि है क्या, क्या मतलब है। देखो संधि का सीधे सा मतलब होता है मेल। अभी हमने पीछे वर्णों की बात की थी, तो जब दो शब्दों को हम जोड़ते हैं और उनमें वर्णों को, शब्दों में खासतौर से वर्णों का मेल होता है, तो अगर हम संधि के रूप में कहें तो वर्णों के मेल को जब उनके मेल होने के बाद उसमें कुछ विकार आ जाए तब वो संधि कहलाता है। यानी संधि में विकार आना बहुत जरूरी है। विकार का मतलब जैसे किसी एक स्वर का गायब हो जाना, कुछ अतिरिक्त आ जाना या ऐसा, तो उसमें कुछ विकार आ जाएगा। तो जब वहां पर विकार आएगा और वो मिलकर किसी नए रूप लेगा और उसमें विकार आएगा तब वो संधि कहलाएंगे। तो परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं कि जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तो उनके निकटवर्ती वर्णों को जोड़ा जाता है और उनको जोड़ने के बाद उसमें जो विकार होता है वो संधि कहलाता है। ठीक है, तो संधि को हम क्या कहेंगे, दो निकटवर्ती वर्णों को जोड़ने के बाद उनके योग से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। अब ये संधि की अगर हम बात करें, भाई संधि कितने तरह की हो सकती है, संधि के रूप में देखा। आप एक संधि के जैसे हमने कहा, एक शब्द ले लेते हैं हम, हमने एक शब्द लिया विद्यालय, विद्या प्लस आलय। अब देखो एक शब्द है विद्या और एक शब्द है आलय। जब हम इसकी संधि करेंगे, अब देखो जो ये प्लस का चिन्ह है इसके पास का देखो, तो ये ले लो और ये ले लो। अब जब इस देह को तोड़ोगे तो इस देह में क्या है, इस देह में बात करें तो दो धन दो य और आ, इसका संयुक्त रूप ये देह है। और इधर आ को लेंगे तो आ को क्योंकि स्वर है तो स्वर एक अपने आप में स्वतंत्र वर्ण है। अब देह को तोड़ा आपने तो दो फलंत के रूप में दो य और आ। अब इसका निकटवर्ती चिन्ह अगर हम ये देखेंगे तो निकटवर्ती क्या है, ये अ और ये अ। अब अ प्लस अ को जोड़ेंगे तो ये अ ही रहेगा, बड़ा अ दीर्घ रूप में आ जाएगा। अब हम इसको देखेंगे कि अ और अ मिलकर अ हो रहा है, यानी दोनों दीर्घ रूप में है लेकिन दीर्घ रूप में ही आ रहा है। यानी इसमें जब विकार होगा तो एक अ गायब हो जाएगा इसमें से, यानी विकार आ जाएगा इसमें। जब आप देखोगे जैसे हम क्या लिखेंगे विद्यालय, तो ये इसका संधि रूप हो जाएगा विद्यालय। अब देखो इसमें विद्या तो आ गया पूरा, ये अब लय ले लिया, यानी इस अ में ये अ विकार में चला गया। तो जब यहां पर विकार आया इसीलिए ये संधि के रूप में इसको हमने लिया। तो जब हम देखते हैं कि दो शब्दों को लिया और उनके वर्णों के योग, देखो तुमने अ को जोड़ा, ये वर्ण लिया हमने, द्या को तोड़ेंगे तो ये तीन वर्णों में टूटा, द या और अ। तो इसका अ ले लिया और ये अ तो क्योंकि स्वतंत्र रूप से है तो हम इसको ऐसे ले लिया और इनको जब जोड़ेंगे तो अ के रूप में आएगा, यानी विद्यालय। तो जब हम देखते हैं कि दो शब्दों में जब उनके निकटवर्ती वर्णों में, अब इसका निकटवर्ती वर्ण क्या था अ, इसका निकटवर्ती वर्ण इसमें क्या है अ, क्योंकि दो और य के बाद अ आ रहा है तो इसको प्लस के सबसे निकटवर्ती वर्ण अ है और इधर इसका निकटवर्ती वर्ण अ है। तो इन दो निकटवर्ती वर्णों को जोड़ा गया तो ये आ बना। इस तरह से हमने ये विद्यालय शब्द का संयोजन किया। तो अब हमें क्लियर हो गया होगा कि संधि किसे कहते हैं, संधि के बारे में हम स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। अब हम सोचते हैं कि भाई संधि तो है, किसे कहते हैं, तो हमारे क्लियर हो गया, लेकिन संधि के कितने तरह की संधियां होती हैं, भेद क्या है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। संधि की अगर हम बात करें तो संधि के लिए, क्योंकि संधि वर्णों के मेल से बन रही है तो इनका प्रकार भी वर्णों के हिसाब से ही चलेगा। वर्णों में हमने बात की थी कि भाई स्वर, व्यंजन और तीसरी बार में अयोगभाव की बात की थी। तो अयोगभाव में जो हमने विसर्ग लिए थे उसके अनुसार एक संधि बनेगी। तो स्वर संधि व्यंजन के रूप में आया तो व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। तो जो हमने वर्णमाला पढ़ी थी क्योंकि वर्णों के योग से ये बन रहे हैं तो उन्हीं वर्णों के बेस पर ही संधि का हमने विभाजन किया है। तो संधि का विभाजन जब हम करेंगे तो मुख्यतः तीन रूप इसके सामने आएंगे। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि,
और तीसरा है हमारा विषम संधि। विषम संधि। अब तीन तरह की संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज के इस वीडियो में हमारी जो बात होगी वो स्वर संधि में भी बात होगी। स्वर संधि की हम बात करेंगे कि स्वर संधि में क्या है, और उसमें भी हम खासतौर से एक संधि, इसके अलग अलग भेद होंगे, उसमें एक संधि पे हम बात करेंगे, दीर्घ संधि पे। तो स्वर, पहले तो हम देख लेते हैं कि स्वर संधि के भेद कितने हैं। अब इस स्वर संधि को जब हम देखेंगे तो इसके भी हमें 5 रूप देखने को मिलेंगे स्वर संधि के भी। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और नंबर 3 वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। और नंबर 4 यण, यण स्वर संधि। और नंबर 5 में हमारा आता है वो है अयादी स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो स्वर संधि के हमें 5 रूप निकलकर सामने आते हैं कि इन 5 रूपों में हमें स्वर संधि पे बात करनी है। फिर इसके बाद हम व्यंजन संधि पे और विसर्ग संधि पर बात करेंगे। तो हम पहले लेते हैं स्वर संधि का पहला रूप। आज जो हम इस पे बात करेंगे वो होगा हमारा दीर्घ स्वर संधि। क्या है दीर्घ स्वर संधि? तो दीर्घ स्वर संधि को जब हम देखेंगे, अच्छा दीर्घ स्वर संधि में एक ही जाति के वर्ण, एक ही जाति के वर्ण आते हैं, एक ही जाति के वर्णों का, स्वर वर्णों का संयोजन होता है और वो अपनी ही जाति के दीर्घ वर्ण में बदल जाते हैं। एक ही जाति का मतलब, जैसे अगर हम इसमें बात करें दीर्घ में, पहले हम सीधे से संधि में आते हैं। तो अब हम आज हमारा जो टॉपिक है दीर्घ संधि, इस पर ही हम बात कर लेते हैं। स्वर संधि में जो हमारी संधि में बात थी, तो हमने पहला टॉपिक लिया हमने दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इस दीर्घ स्वर संधि में हमने बात की कि एक ही जाति के वर्णों का मेल होगा इसमें, और वो एक ही जाति के वर्ण मिलकर अपने वर्ग के, अपने जाति के, अपनी जाति के दीर्घ वर्ण में बदल जाएंगे। देखिए जैसे हमने बात की, अगर अ जाति का कोई वर्ण है, अगर वो अ जाति का वर्ण अ जाति से ही मिल जाए तो वो अपने इसी अ जाति का दीर्घ रूप धारण कर लेगा, यानी बड़ा अ बन जाएगा। जाति एक ही जाति का, ये भी अ जाति का है, ये भी अ का है, और ये अ में बदल गया, दीर्घ रूप में बदलेगा हमेशा। इसलिए संधि का नाम ही दीर्घ संधि इसीलिए कहा गया इसको, क्योंकि एक ही जाति के वर्ण मिल रहे हैं और वो अपनी ही जाति के दीर्घ वर्ण में बदल जा रहे हैं। और ये छोटे बड़े हो सकते हैं, मतलब दोनों छोटे छोटे मिलेंगे तब भी दीर्घ रूप में ही आएगा। ऐसा हो सकता है कि एक इसमें छोटा हो और दूसरा बड़ा हो, तब ही ये दीर्घ रूप में ही आएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा इस चीज का। एक ही जाति के होना मायने रखता है, छोटे या बड़े मायने नहीं है। छोटे और बड़े होकर वो बड़े रूप में ही आएंगे, यानी दीर्घ रूप में ही आएंगे। ऐसा हो सकता है कि पहले बड़ा आ जाए और बाद में छोटा आए, लेकिन जाति एक ही होगी इनकी, तो ये दीर्घ रूप में ही आएंगे। ऐसा हो सकता है कि दोनों दीर्घ और दीर्घ वाले मिल जाएं, तब भी ये दीर्घ रूप में ही आएंगे। तो आपने यहां देखा कि ये वर्णों का जब संयोजन हो रहा है तो एक ही जाति के हैं, छोटे बड़े हैं, कभी छोटा पहले है कभी बड़ा पहले है, लेकिन इनमें क्या होगा, ये छोटे और बड़े होने के बाद में है एक ही जाति के, और फाइनली जब हम इनका देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि ये दीर्घ रूप में है, बदल जाते हैं। इसलिए इसको हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो एक तो इसका ऐसा हो सकता है कि भी अ के रूप में आ जाए। इसके कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं अ के रूप में भी। जैसे मान लो हमने लिया एक अ प्लस अ का उदाहरण लिया, तो इसमें आ जाएगा धर्म प्लस अर्थ। एक हमने एक उदाहरण ले लिया, इसका हमने एक उदाहरण ले लिया धर्म प्लस अर्थ। अब इसको ध्यान से देखेंगे। धर्म, सबसे पहले अगर आपको संधि समझनी है तो एक सबसे सरल तरीका बता रहा हूं कि इसका आप वर्ण का विच्छेदन कर लो।
आपको ये तो पता चला है कि ये प्लस के, अगर आप समझ पा रहे हो तो आप जब आप समझ जाओ ढंग से तब आप ये प्लस के दोनों तरफ वाले वर्णों को जोड़ना सीख जाओगे। लेकिन अगर यहां समझ में, जैसे धर्म में आपको पता नहीं चला कि इसके पास वाला वर्ण कौन सा है, तो आप इसका वर्ण विच्छेदन कर लो। जैसे धर्म है तो धौ का कर लोगे तो धौ प्लस औ। अब इसके बाद क्या है, धर्म रौ अगर सिर के ऊपर, देखो हमने जब वर्णमाला पढ़ी थी तो हमने बात की थी कि सिर के ऊपर बैठा है तो आधा और पैरों में है तो पूरा। तो अब यही ध्यान रखेंगे कि रौ यहां सिर के ऊपर बैठा हुआ है, यानी उसकी पावर आधी रह जाएगी। अगर वही रौ जब पैरों में आ जाएगा तो उसकी पावर डबल रहती है। तो यहां पर सिर के ऊपर बैठा हुआ रौ है, यानी जिसे हम कहते हैं काफ के रूप में जब आता है रौ तो उसकी आधी पावर रहती है। तो यहां पर रौ सिर के ऊपर बैठा हुआ है, यानी इसकी पावर आधी रहेगी, यानी इसके साथ में स्वर शामिल नहीं होगा। और यही इसके बाद में धर और मौ को देखोगे तो मौ और मौ का स्वर हो जाएगा हमारा औ। तो इसमें आपने धर्म को तोड़ा तो ये इस रूप में टूटा, और इसमें लास्ट में हम देखते हैं कि अ वर्ण आ रहा है, ये अ। अब इधर तो अ है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर तो स्पष्ट रूप से अ दिख रहा है आपको। तो अब ये जुड़ेगा क्या, ये वाला अ और ये वाला अ, ये दोनों वर्ण आपको जुड़ते हुए, यानी इसमें हमारा क्या आया, धारण उनको तोड़ेंगे तो आपको अ आया लास्ट में ये, यानी इसमें अंतिम वर्ण क्या है, इसका अंतिम वर्ण है अ, और इसका अंतिम वर्ण आपको वैसे ही दिख रहा है अ। तो संधि किसमें हुई, अ प्लस अ में। जब अ प्लस अ में, तो अ प्लस अ जब मिलते हैं, छोटे और बड़े मैंने आपको ऐसे भी हो, लेकिन दीर्घ रूप ही धारण करते हैं, तो ये मिलकर क्या रूप धारण करेंगे भाई, दीर्घ रूप धारण करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब पहले शब्द को वैसे के वैसे ही लिख दो, धर्म है तो आपने धर्म लिख दिया, वैसे जैसे लिखा है वैसे। इसमें आ की मात्रा थी, क्योंकि ये अ की मात्रा है, अब इसमें बड़े अ की मात्रा यानी दीर्घ रूप में आएगी, तो इसमें आ की मात्रा और लगा दो, धर्मा। अब बाकी, अब ये क्योंकि मैंने कहा विकार आना बहुत जरूरी है, संधि में विकार आना जरूरी है, जब तक विकार नहीं आएगा संधि नहीं होगी। अब इस धर्म, इसमें अ, क्योंकि ये वाला अ क्या है, विकार में चला गया, ये वाला अ आपने देखा कि विकार में चला गया ये वाला अ, तो क्या होगा, अब जो बचा उसको वैसे ही उतार होगा। अब इसमें क्या बचा, ये थ और ऊपर र, धर्मार्थ। तो अब आप इसको जब तोड़कर करना सीखोगे, धर्मार्थ कैसे आ गया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि ये दीर्घ संधि का रूप आ गया। अब इसमें देखते ही आप देखोगे कि बीच में बड़ा अ की मात्रा आ रही है, यानी दीर्घ रूप में आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि ये दीर्घ संधि का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण हम इसमें लेते हैं, अ प्लस बड़े अ का उदाहरण ले लेते हैं, अ प्लस बड़े आ का उदाहरण ले लेते हैं। हमने एक ले लिया पुस्तक प्लस आलय, एक उदाहरण ले लिया हमने, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक प्लस आलय। अब हमने बात की थी कि निकटवर्ती वर्णों के बीच में संधि होती है, तो आप निकटवर्ती, इस प्लस के चिन्ह की अगर हम इधर देखें तो निकटवर्ती वर्ण क्या है, क, और इसमें अ। इसको समझना है तो इसको तोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, क हलंत प्लस अ, मात्रा नहीं है तो अ, और इसका हमारा अ ये दिखाई दे रहा है आ बड़ा। तो अब संधि किसमें होगी, इस अ में और इस आ में संधि हो जाएगी। अब वही रूप हो गया जब इन अ में एक छोटा है और एक बड़ा है, एक छोटा है और एक बड़ा है। हमने छोटा और बड़ा, लेकिन हमने क्या कहा था कि छोटा बड़ा मायने नहीं रखता है, एक जाति का होना मायने रखेगा यहाँ पर। तो अ और आ एक ही जाति के हैं, तो दीर्घ रूप में आ जाएगा, यानी इसका क्या बन जाएगा, ये बराबर बन जाएगा बड़ा अ, ये बड़ा अ, ये बड़ा अ आ जाएगा। अब पुस्तकालय कैसे लिखेंगे, जब आप इसका संधि करोगे, अब आपको पता चलेगा कि ये बड़ा अ में आ जाएगा, तो पुस्तक को पहले शब्द को जो करते उतार दो, पुस्तक। अब इसमें बड़ा अ है, यानी बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, पुस्तका। अब ये संधि में चला गया, क्योंकि विकार में चला गया, जो पहला अ था इसका, ये किस में चला गया, ये विकार में चला गया। जब ये विकार में चला गया, जितना बचा उसको वैसे के वैसे ही उतार दो, लय, तो पुस्तकालय। आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, निकटवर्ती वर्णों को तोड़ दो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसके निकटवर्ती वर्णों को तोड़ दो। जब आप निकटवर्ती वर्णों को तोड़ लोगे तो आपको उसका स्वर पता चल जाएगा, और आगे वाले में अगर स्वर दिया ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि स्वर और स्वर मिलकर ही स्वर संधि बनेगी, तो आगे में निश्चित रूप से आपको स्वर मिलेगा, वहां उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वाले वर्ण को आपको तोड़ना पड़ सकता है, तो इसको आप तोड़ लो। जब तोड़ोगे तो उसका स्वर आपको मिल जाएगा, और फिर दूसरा स्वर आपको दिया ही हुआ है, नियम के अनुसार आप देखोगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा था पुस्तकालय। एक और उदाहरण लेते हैं हम, आ और अ का। यानी ऐसा हो सकता है कि दीर्घ वाला अ पहले आ जाए और फिर छोटा अ आए,
तो ऐसे में क्या होगा, जैसे हमने एक उदाहरण लिया, इसको एक उदाहरण ले लेते हैं हम, विद्या प्लस अनुराग। विद्या प्लस अनुराग। अब आप यहां पर देखो, हमने कहा निकटवर्ती वर्णों को, सबसे मेन चीज आपका है कि निकटवर्ती वर्णों को छांटो। निकटवर्ती वर्णों को, यानी ये प्लस का चिन्ह जो है इसका निकटवर्ती वर्ण देखो, इसमें इसका निकटवर्ती वर्ण क्या है, और ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ वाला स्वर से ही शुरू होगा, क्योंकि इधर अगर दूसरा वर्ण होगा तो तोड़कर स्वर दूसरी तरफ चला जाएगा, इसलिए निश्चित रूप से इधर आपको स्वर वर्ण मिलेगा। तो इधर आपका स्वर हो गया, ये प्लस के इधर के स्वर हो गया, और मिल गया, जो भी अ या बड़ा जो भी दे रखा है, यहाँ अ दे रखा है तो अ ले लेंगे। इसमें आपको देखना है कि क्या है, पहले तो देखते ही पता चला कि बड़े आ की मात्रा नहीं है, दीर्घ स्वर आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो उसको और तोड़ लो आप। विद्या का ये वाला अंतिम रूप दिया है, इसको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, दो या और बड़ा, इसमें टूटेगा ये, तो आपको यहाँ पर अंतिम रूप से ये क्या मिल गया, बड़ा आ। तो इसमें क्या है, बड़ा आ। अब बड़ा आ और आ मिलके बनने दीर्घ रूप में ही है, बड़ा आ ही बनने हैं, तो यहाँ पर बराबर क्या हो गया, बड़ा आ। अब विद्या का विद्या बता लो, अब इसमें स्वर कौन सा आना चाहिए, बड़ा आ आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी इसमें है, ऑलरेडी है, तो ये वाला अ जो है आपका विकार में चला जाएगा, और बाकी जो बचेगा उसको वैसे के वैसे ही उतार लोगे आप। विद्यानुराग आप एक बार करने की कोशिश करोगे, वीडियो रोक रोक कर आप देख सकते हो और इसको समझोगे। मतलब मेन चीज यही है कि पहले तो आप जो शब्द दिए हैं वो प्लस के चिन्ह के निकटवर्ती वर्णों को देखो और उसको समझ लो कि इसमें वर्ण क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप वर्ण पहचान लोगे तब आपको संधि करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें और बहुत बड़ी इसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये समझेंगे कि किन वर्णों में संधि हो रही है। जब वर्णों को आपने निकाल लिया तो फिर समझना आसान हो जाएगा। इसकी तरह से हम अगला नियम ले लेते हैं। अगला नियम है आ प्लस औ, दोनों दीर्घ रूप में आ जाए। अगर हमारे दोनों दीर्घ रूप में आ जाए तब क्या होगा, ठीक है। जैसे हमने एक शब्द लिया, हमारा आ गया आत्मा प्लस आनंद। एक शब्द ले लिया आत्मा प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद। अगर इस तरह का शब्द ले लिया हमने, अब इसमें आप देखोगे कि इस प्लस के चिन्ह पे फोकस रखो कि इसके निकटवर्ती चिन्ह कौन सा है। अब यहां पर देखो आत्मा में मां है और यहां आ है, यहां तो आ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आ। इस मां को तोड़कर देख लो आप, निकटवर्ती जो अक्षर दिया हुआ है उसको तोड़कर देख लो, इसकी क्या वर्ण आता है, तो इसमें क्या आएगा आपका मौ अनंत और बड़ा आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, बड़ा आ ये, तो यहां पर बड़ा आ आप यहां पर लिख लोगे, यानी प्लस के चिन्ह के से आपका बना बड़ा आ प्लस बड़ा आ, और ये बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप में आ जाएगा आपका। अब आत्मा शब्द को तोड़, अब आपने यहां वर्णों को जब समझ लिया नियम को, अब करना आसान हो जाएगा। आत्मा शब्द को पहले शब्द को ज्यों का त्यों लिखो जैसा दिया होगा आत्मा। अब अगर ये सब आ वर्ण आया दीर्घ, अगर ये पहले से मात्रा आ गई है तो इसको काट दो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और नहीं है तो दीर्घ रूप में इसमें मां की आ की मात्रा लगा दोगे आप। तो आत्मा, अब ये इसमें विकार में चला जाएगा यहाँ का आ, अब जो बचा उसको वैसे ही उतार दो, नंद जैसे भी लिखा हुआ पूरा सब वैसे ही उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा आत्मानंद। तो ये हमने देखा कि अ वर्ण के साथ में अगर एक ही जाति का अ वर्ण आता है तो किस तरह से हम उसको तोड़ सकते हैं। तो अ वर्ण के हिसाब से हमने देखा कि भी अ वर्ण का किस तरह से संधि में कर सकते हैं। एक और नियम हम दूसरा ले लेते हैं, इसमें अ के साथ में हो गया एक नियम हम ले लेते हैं, ये एक अ का साथ में हो गया, और दूसरा नियम हम ले लेते हैं ई के साथ में भी ऐसा हो सकता है कि एक ही जाति के ई आए। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा अ प्लस अ हो, ऐसा हो सकता है कि ई प्लस ई हो शुरू में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप ई का आ जाएगा, बड़े ई। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ई का ई रहे और यहाँ पर इसका दीर्घ रूप आ जाए, तो यहाँ पर दीर्घ रूप ही आएगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पहले दीर्घ रूप आ जाए ई का और बाद में इसका लघु रूप आए, यानी छोटा वाला ई आ जाए, तब भी ये दीर्घ रूप में ही आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दीर्घ रूप में ही आए, तब भी आप देखोगे कि ये दीर्घ रूप में ही बनेगी।
तो इसे दीर्घ संधि इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब एक सी जाति के स्वर मिले, एक सी जाति के स्वर मिले और दीर्घ वर्ण में अपनी जाति के परिणित हो जाए, अपनी जाति के दीर्घ वर्ण में परिणित हो जाए, तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। अब आप इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम इसके भी दूसरे टाइप के। पहले टाइप का हमने अ जाति का तो देख लिया, अब हम ई जाति के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। भाई ई जाति के उदाहरण में ई और ई मिलकर बड़े ई हो जा रहे हैं। अब ऐसे कुछ उदाहरण लिखेंगे, जैसे हमने कहा अभी प्लस इष्ट, एक हमारा उदाहरण आया अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट। तो अभी प्लस इष्ट में जब हम देखेंगे, अब देखो, अब इसमें तोड़ दो वर्ण, यहां तो आप दूसरी तरफ का तो स्वर आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चला है कि ई है, दिया हुआ है बिल्कुल। यहां पर आपको थोड़ा समझना होगा कि क्या है। तो इस बी को तोड़ दो यहां पर अलग से, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भ हो जाएगा और ये छोटी ई की मात्रा तो छोटी ई में टूटेगी, भ और ई। तो निकटवर्ती वर्ण इसका क्या दिख रहा है, तो निकटवर्ती वर्ण ई है, तो यानी इस ई और ई में संधि हो जाएगी, और ई और ई में जब आपकी संधि होगी तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी, क्योंकि दीर्घ रूप क्या हो जाएगा इसका, बड़ी ई हो जाएगा। तो आप यानी निकटवर्ती वाले अक्षर जो है, जैसे भी है तो भी को तोड़ लेंगे, या कोई और अक्षर आएगा तो उसको तोड़ लेंगे और उसमें से स्वर निकाल लेंगे कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर छोटी ई आई तो छोटी के साथ में छोटी ई जोड़े तो बड़ी ई हो जाएगी। अब इन दो को जोड़ने हैं तो बड़ी ई होगी। अब यहाँ पर इस शब्द को मैंने कहा अभी, अब यहाँ पर आ और भा को लिख लेंगे, अब आ और भा को लिख लेंगे, मात्रा इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये मात्रा अब चेंज होने वाली है। ये छोटी ई की मात्रा थी, क्योंकि इसके साथ में छोटी ई दूसरे शब्द भी जुड़ गई, यानी छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई यानी दीर्घ रूप में आएगी। अब यहाँ पर मात्रा फिर दीर्घ रूप वाली किसकी लगेगी, इसकी लगेगी, दीर्घ रूप वाली की, और इसकी मात्रा क्या होगी, बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा इधर से लगेगी, अभी। अब ये ई, तो ये वाला ई आपका चला गया आपका विकार में, ये वाला ई किसमें चला गया, विकार में। जो बचा उसको वैसे ही उतार दो, जो बचा उसको वैसे ही उतार दोगे। तो ये इस तरह से हम देखेंगे, अभिष्ट अभिष्ट अभिष्ट। तो अभिष्ट ये संधि इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करोगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं कि पहले लघु रूप में हो और बाद में दीर्घ रूप में आ जाए, जैसे कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश। वही चीज देखेंगे प्लस का चिन्ह लगा के कि यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर तो ई ये है अपने आप आपको दिख रही है कि हाँ ये तो है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर देखेंगे तो इसको आप तोड़ोगे, आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, इसको तोड़कर देख लो, इसको इस वर्ण को जब आप तोड़ोगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, अ हल रूप में मिल जाएगा, और इसमें छोटी ई है तो छोटी ई यहां पर। अब आपको ये पता चल गया कि भाई इसमें ये पता चल गया कि ये छोटी ई और बड़ी ई का संयोजन इसमें हो रहा है। अब इनका दोनों का संयोजन हो गया, बनना क्या है, बनना बड़ी ई ही है। जब बड़ी ई बनेगा तो कपि शब्द को क और प को वैसे लिख लोगे क। अब ई और ई मिलके बड़ी ई हो जाएगा, ई और ई मिलके बड़ी ई हो जाएगा, तो इसी की मात्रा लग जाएगी, कपि हो जाएगा। यानी ये वाली जो ई थी वो आपका विकार में चली जाएगी, और जो शौ बचा उसको वैसे के वैसे ही उतार दोगे, तो ये बन जाएगा कपीश, कपीश। तो अब यहां पर आप देख रहे हो कि आप सबसे पहले उस स्वर वर्ण को पहचान लो कि किस स्वर, कौन सा इसमें स्वर वर्ण शामिल है, निकटवर्ती स्वर वर्ण क्या है। एक तो स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि ई है, तो ये तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि बड़ी ई है, लेकिन एक मात्रिक रूप में है, उस मात्रिक रूप को पहचान लो कि किसकी मात्रा है। जैसे पा पे छोटी की मात्रा है, यानी मात्रिक रूप में छोटी ई है तो छोटी ई हो जाएगा, तो ई और ई बड़ी ई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख लेंगे। अब तीसरा नियम है हमारा कि दीर्घ रूप पहले हो और बाद में उसका जो है लघु रूप हो, लघु स्वर आ जाए, तब हम इसको कैसे करेंगे। जैसे एक देखो, एक शब्द है देवी प्लस इच्छा, देवी प्लस इच्छा। देवी प्लस इच्छा। अब हम यहां पर देखेंगे, अब आप ऐसे ले लो, यहां इस वर्ण को ले लो प्लस के चिन्ह से, ये प्लस का चिन्ह है, इसके दोनों तरफ देखो, इसमें वहां पे कौन सा स्वर है, ई यानी बड़ी ई। तो इसमें यानी मात्रा के रूप में कौन सा स्वर शामिल है, मात्रिक रूप में स्वर शामिल है, लेकिन कौन सा शामिल है, बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा यानी बड़ी ई शामिल है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की ही मात्रा लगेगी इसमें, तभी तो ये, तो यहाँ बड़ी ई शामिल है। दूसरी तरफ इसके ये स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि छोटी ई है,
यानी बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेंगे, बड़ी ई, यानी दीर्घ रूप में आ जाएंगे। तो ये एक आपको नियम, ये वाला नियम आपके सामने आ गया निकल कर कि ये है। अब आपको बोलना क्या है कि भाई छोटी हो या बड़ी हो मिलकर तो बड़ी ही बनना है, दीर्घ रूप ही बनना है। तो अब इसका देवी है तो आप देवी, यानी अगर बड़े पहले बड़ी की मात्रा लगा रखी क्योंकि दीर्घ से तो बड़ा बनना नहीं है, तो ये जितनी भी ई मिलके होंगी ये दोनों छोटी और बड़ी मिलके बननी दीर्घ ही है। तो देवी का देवी, क्योंकि ये ई के रूप में लगेगी तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी जाएगी। अब ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला वर्ण जो आपका था ये वर्ण आपका विकार में चला गया, तो बाकी जितना बचा उसको उतार लेंगे, आधा च और छ, देवी छ, ये आपका संधि हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको देख लेंगे। एक है बड़ी ई और बड़ी ई का रूप देख लेते हैं हम कि बड़ी ई और बड़ी के रूप में मिल जाए, जैसे नदी प्लस ईश आ जाए, अब यहां पर देखो बड़ी मात्रिक रूप में जो बड़ी ई आई है ये मात्रिक रूप में बड़ी ई आ गई है और यहां बड़ी ई वैसे ही दिखाई दे रही है। तो आप देखोगे कि यहां पर बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा बड़ी ई। बड़ी ई मात्रिक रूप में आई हुई है, स्पष्ट दिखाई दे रही है आपको। यहां पर बड़ी ई जो है अपने वास्तविक रूप में आई हुई है, यानी बड़ी ई और बड़ी ई, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई में ही बदलेंगे, दीर्घ वर्ण में ही बदल जाएंगे अपने वर्ग के। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जब आप करोगे तो नदी, क्योंकि ये दाव पे बड़ी ई की मात्रा ही लगनी है बात होगी। अब ये आपने देखा कि ये वाला जो स्वर है वो आपका किसमें चला गया, ये विकार में चला गया, तो जो बचा उसको वैसे ही उतार दो। तो ये वाला स्वर आपने वैसे उतार लिया, नदीश। तो ये हमने इसमें देखा। तो लघु रूप हो या लघु के बाद में दीर्घ आए, दीर्घ के बाद में लघु आए, दोनों दीर्घ रूप आ जाए, दोनों लघु रूप आ जाए, आपने देखा कि मिलकर ये बनना पर दीर्घ रूप ही है, इसीलिए हम इसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो ई के भी ये रूप देख लिया आपने। तो फाइनली रूप में हम इसमें देखते हैं कि अब एक ही जाति के हैं और अपने दीर्घ रूप में आ रहा है, एक ही जाति के हैं अपने दीर्घ रूप में आ रहा है। एक और इसमें नियम आ जाता है ऊ का, उसको भी हम देख लेते हैं। ऊ के जाति वाला नियम देख लेते हैं कि इसमें है एक ऊ का, जैसे तीसरा नंबर का हम नियम ले लेते हैं। ऊ का है जैसे ऊ प्लस ऊ, ये मिलकर दीर्घ रूप आ जाएगा ऊ। ऐसा हो सकता है कि लघु रूप में ऊ आए फिर इसका दीर्घ रूप आ जाए, तब भी ये दीर्घ रूप में ही मिलेगा आपको, दीर्घ रूप में। ऐसा हो सकता है कि पहले दीर्घ रूप में आ जाए और बाद में ये लघु रूप में आ जाए, तब भी क्या होगा, दीर्घ रूप में ऊ आएगा। और ऐसा हो सकता है कि शुरू में भी दीर्घ रूप में हो और बाद में भी दीर्घ रूप में हो, तो भी ये दीर्घ रूप में ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा कि यहां पर भी ये दीर्घ वर्ण में ही बदलेगा। इसके कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं कि ऊ के कौन कौन से उदाहरण हैं। एक है गुरु प्लस उपदेश, इसका हम उदाहरण ले लेते हैं। गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। यहां पर भी अब हम देखेंगे कि भाई प्लस के चिन्ह के पास वाले निकटवर्ती वर्णों को देखो केवल, बाकी पूरे शब्द पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप केवल निकटवर्ती वर्णों को देखो। तो गुरु में आप देखोगे तो इसको तोड़ो आप, ये रॉ हल रूप में आ जाएगा और ये छोटा ऊ आ जाएगा। इसमें छोटा ऊ आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने देखा क्या इसका कि भाई ये जो ऊ है प्लस के चिन्ह के दोनों तरफ ये ऊ वर्ण आ गया, दोनों छोटे रूप में, और मिलकर क्या हो जाएगा, ये दीर्घ रूप में बड़ा ही बनना है, छोटा और छोटा मिलकर दीर्घ रूप में आ जाएगा बड़ा। अब इसको गुरु प्लस उपदेश को लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, अब इसमें वही है, तो ये बराबर आप जगह हो जाएगा गुरु गुरु। अब इसमें गांव में ये इधर को ऐसे गुरु, अब ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। अब ये क्योंकि विकार में चला गया, अब जितना बचा उसको वैसे के वैसे ही उतार दो, गुरु देश, इस तरह से। हाँ, रा में आप थोड़ा सा ऊ की मात्रा का ध्यान दोगे कि ये जब छोटे ऊ की मात्रा होती है, तो रा में जब छोटे ऊ की मात्रा होती है, वो छोटे ऊ की मात्रा ऐसे करके घूमी हुई होती है और बड़े ऊ की मात्रा सीधी होती है ऐसे रूप। इस तरह से थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे इसमें। सॉरी, इसको आप बड़े ऊ की मात्रा जो होती है वो ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये ऊ है और ये बड़ा ऊ है। तो बड़ा ऊ में जो ये निकलता है, ये ऊपर चला जा रहा है,
तो यहाँ पर चलो मैं बात कर ले रहा हूँ, ये बड़ा ऊ, इसमें ऊ है तो ये इसकी मात्रा जैसे हम लगाते हैं ना ऊ की मात्रा ऐसे करके, तो ये मात्रा इसमें शामिल हो गई है ये। और इसमें जो बड़ा मात्रा में लगाते हैं वहां ध्यान रखते हैं कि जब आप बड़ा ऊ बनाते हो ना, ये बड़ा ऊ, तो ये वाला जो ये वाला हिस्सा वो इसमें शामिल हो जाता है ऐसे करके। यहाँ गोल बनाते हैं और इसमें गोल नहीं होता है, इस चीज का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। जब छोटे ऊ की मात्रा लगाओगे तो यहाँ पर गोल करके तब ऐसे घुमाओगे, लेकिन यहाँ पर गोल नहीं होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा रू, ये इसमें गोल नहीं होता है, क्योंकि ये वाला जो बड़ा ऊ आप बनाते हो ना, इसका ये वाला हिस्सा मात्रिक रूप में आता है। तो यहाँ पर ये जब बनाएंगे तो हम गुरु देश में यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, जब हम इसको बनाएंगे तो ऐसे करके इसको मोड़, और जब ये ऐसे करके गोल करके तब ऐसे होगा। तो ये अगर जब ये यहाँ पर गोल नहीं करना है, ये ऊ की मात्रा का ये वाला हिस्सा जब हम ले रहे हैं तो बड़े ऊ की मात्रा के रूप में आता है। तो यहाँ पर मात्रा लगाते हुए थोड़ा सा ध्यान भी रखोगे कि ये इस रूप में मिलेगा आपको। तो गुरु देश यहाँ पर आप मैं फिर से संभाल दे रहा हूँ, गुरु देश इस तरह से इसको मिल जाएगा। और उदाहरण क्या हो सकते हैं इसके, तो गुरु ओ और ऊ को मिलकर गुरु देश हो गया। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, छोटा ऊ वाले का आप देखो, भानु प्लस उदय ले लोगे आप, भानु प्लस उदय। अब यहां पर ध्यान दो, प्लस के चिन्ह के तरफ ध्यान दो, प्लस का चिन्ह जो ये है, यहां पर देखो छोटे ऊ की मात्रा है और यहां भी छोटा ऊ है। अब छोटा ऊ की मात्रिक रूप में छोटा ऊ आया है और यहाँ वास्तविक रूप में छोटा ऊ आया है। एक तरफ मात्रिक रूप में होगा और एक तरफ वास्तविक रूप में होगा। यहाँ मात्रिक रूप में लिख रहे हैं तो छोटा ऊ है, और यहाँ वास्तविक रूप में छोटा ऊ है, और ये मिलकर बनेंगे क्या, बड़ा ऊ। तो अब यहाँ पर भानु प्लस उद्देश्य को भी जब आप देख लोगे तो भान, अब ना पे क्या हो जाएगा, अभी छोटे ऊ की मात्रा थी, किसमें बदल जाएगी, दीर्घ रूप में, भानु। अब ये ऊ विसर्ग आपका विकार में चला गया, बाकी जो बचा उसको वैसे ही उतार दोगे, भानुदय। तो इस तरह से हमने पहले नियम को देखा ऊ के कि भानु प्लस उदय भानुदय हो जाएगा, दीर्घ रूप में आ जाएगा। इसके और उदाहरण ले लेते हैं। अब है हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ के रूप में इसकी मात्राओं को मिलना। कुछ उदाहरण हम इसके भी देख लेते हैं कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के रूप में कुछ उदाहरण कैसे मिल जाएंगे। एक उदाहरण है भू प्लस ऊर्जा। भू प्लस ऊर्जा, यहां पर देखो हमने कहा कि जब प्लस का चिन्ह आप देखोगे तो बस एक चीज का ध्यान रखो, इसमें पहला वाला वर्ण में मात्रिक रूप में मिलेगा और दूसरे वाले वर्ण में वो वास्तविक रूप में ऊ स्वर मिलेगा। यानी जब स्वर संधि की हम खासतौर से दीर्घ संधि की बात करते हैं तो पहले वाला जो स्वर होता है वो मात्रिक रूप में मिलता है और दूसरा वाला वास्तविक रूप में मिलता है। तो दूसरा वाला को पहचानना आसान हो जाएगा क्योंकि वो वास्तविक रूप में है, लेकिन मात्रिक वाले स्वर्ण को पहचानना है। अब वो मात्रिक वाला स्वर्ण कैसे पहचानोगे कि उसका जो अंतिम अक्षर है उसमें लगा होगा। जैसे भू है तो इसमें तो एक ही अक्षर भू, तो इसी में आपको लगा हुआ मात्रिक रूप में दिखाई दे रहा है। अब इसमें ये मात्रिक रूप में है, कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की है, तो आपको तोड़ने की जरूरत नहीं, वैसे ही समझ जाओगे कि ये बड़ा ऊ है। और यहाँ पर भी आपको पता चल जा रहा है कि ये बड़ा ऊ है। अब बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बना क्या जाएगा, ये दीर्घ रूप धारण कर लेगा, अपना बड़ा ऊ ही बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो अब यहां पर आप देख रहे हो कि इनमें संधि हो रही है तो दीर्घ रूप में ही आ रहा है आपका भू प्लस ऊर्जा। अच्छा दूसरा उदाहरण मैंने ये वाला ले लिया, भू प्लस ऊर्जा, ठीक है। तो ये भूर्जा होगी, तो आप यहां पर भी चलो देख लो, तो भू प्लस ऊर्जा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अब यहां पर दीर्घ रूप में ही रहेगा भू, और ये सब विकार में चला जाएगा, बाकी जो बचा उसको वैसे ही उतार दोगे तो भूर्जा हो जाएगा। यहां पर इस तरह का आपका उदाहरण मिल जाएगा आपको। और हाँ, छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द छूट रहे हैं, तो छोटे ऊ की वाले मात्रा वाले शब्द देख लेंगे। जैसे सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधु प्लस ऊर्मी हो जाएगा, या ऊर्मी, सिंधु प्लस ऊर्मी। यहां पर देख लो आप इसको, उदाहरण में कुछ देख लेता हूं। ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, एक सिंधु प्लस ऊर्मी देख लो, सिंधु प्लस ऊर्मी। अब यहां देखो, हमने कहा जो प्लस का चिन्ह है, फोकस हमारा यही रहेगा प्लस के चिन्ह पर, यानी इसके दोनों तरफ निकटवर्ती वर्णों को देखना है, मतलब इसके दोनों तरफ वाले वर्णों को देखना है। अब इसमें
पहले वाला जो वर्ण होगा, पहले वाला जो ऊ होगा वो मात्रिक रूप में आएगा, तो अंतिम वर्ण इसका जो अंतिम अक्षर है उस पर लगा होगा। जैसे सिंधु ऊ की मात्रा आ रही है, यानी छोटे ऊ है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मात्रिक रूप में छोटा ऊ आया हुआ है, और यहाँ पर बड़ा ऊ वास्तविक रूप में है, तो इसको तो देखकर ही आप कह सकते हो कि वास्तविक रूप में है, और ये मिलकर हो जाएगा बड़ा ऊ, क्योंकि दीर्घ रूप में ही बदलना है। तो ये एक नियम है, इसको आप देखोगे तो बड़ा ऊ ही होना है, तो सिंधु लिखोगे तो इसमें बड़ी ऊ की मात्रा में ये चयनित हो जाएगा सिंधु, यानी ये संधि ये विकार में चला जाएगा इसका ये वाला वर्ण, और बाकी जो बचा उसको वैसे के वैसे ही उतार देंगे सिंदूर भी करके, ये एक शब्द मिल जाएगा इसका। एक बड़ा ऊ और छोटा ऊ करके भी एक उदाहरण मिल सकता है आपको, कि ऐसा हो जाए कि बड़ा ऊ पहले आ जाए और छोटा ऊ बाद में आए। एक उदाहरण है वधु प्लस, एक उदाहरण है आपका वधु प्लस उल्लास। वधु प्लस उल्लास, यहां मात्रिक रूप में हमें दिखाई दे रहा है कि प्लस के चिन्ह के इधर ये मात्रिक रूप में बड़ा ऊ है और यहां पर छोटा ऊ है, अब ये मिलकर क्या हो जाएंगे बड़ा ऊ बन जाएंगे। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि वधु प्लस उल्लास ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन रहे हैं, तो यहां पर जब हम इसकी संधि करेंगे तो वधु का वधु ही हो जाएगा, ये बड़ी ऊ की मात्रा रह जाएगी। अब ये संधि विकार में चली जाएगी, ये वाला जो वर्ण है वो हमारा ये विकार में चला जाएगा, और बाकी जितना बचा उसको हम वैसे के वैसे ही उतार लेते हैं, ये वधुल्लास। तो इस तरह से हमारा ये शब्द मिल जाएगा वधुल्लास। तो ये तो हमारा ये भी क्लियर हो गया। तो हमने यहां पर देखा कि ये दीर्घ संधि में हमारे इन 3 नियमों के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर एग्जाम। हिंदी में ये 3 नियम आपको मिलेंगे दीर्घ संधि में, एक अ का नियम, ई का नियम और ऊ का नियम। अ के नियम में मतलब एक ही जाति, इसमें बस सबसे मेन चीज है दीर्घ संधि में एक ही देखेंगे कि एक ही जाति के वर्ण होंगे। अ है तो अ के साथ में अ जाति का ही मिलेगा, छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन मिलकर जो उसका संयोजन होगा वो दीर्घ रूप में होगा, इसीलिए इसको हमने दीर्घ संधि कहा है। ई और ई का संयोजन होगा तो दीर्घ ई के रूप में ही होगा, तभी ये दीर्घ संधि के रूप में कहलाएगा। और यहाँ पर ऊ का नियम भी हमने देखा, तो ये इसी रूप में हमें देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप इसके कुछ और उदाहरणों को करने की कोशिश करेंगे, और जहां पर दिक्कत आएगी उनको आप पूछेंगे, उसमें हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाने में भी मदद करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य मेनली यही है कि कोई भी बच्चा जो इस क्षेत्र में तैयारी कर रहा है, वो अगर किसी उस तक को इस तरह की अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो हम उसकी मदद कर सकें। तो इसमें आप भी हमारी मदद कर सकते हैं कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाकर, ठीक है, सब्सक्राइब करके, लाइक सब्सक्राइब करके भी आप हमारी इसमें वीडियो को प्रसारित करने में उन बच्चों के लिए भी मदद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।